वेलकम टू द ध्रुवा क्लासेज। द ध्रुवा क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है जयदीप सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 13 जो कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसका ये दूसरे नंबर का कह सकते हैं हम, दूसरे नंबर का क्या ये अनुच्छेद है। तो इसमें अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे वो क्या की जाएगी, शून्य कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ जुडिशियल रिव्यू बताया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में इसमें कुछ तथ्य बताए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी। किसका? मूल अधिकारों का। मूल अधिकारों की बात करें तो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और ये हमारा आज का है अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी ऐसी विधि हो जो क्या करे, असंगत हो, यानी मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, या उनका क्या करे, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, या मूल अधिकारों ने जितनी स्वतंत्रता दी रखी है, जितनी स्वायत्तता दे रखी है, जितने अधिकार दे रखे हैं, उनके क्षेत्र अधिकार को यदि कम करती है कोई भी विधि, तो वह विधि क्या कर दी जाएगी, उस हद तक क्या कर दी जाएगी, शून्य कर दी जाएगी, या अल्पीकरण कर दिया जाएगा, उस विधि का अल्पीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, आइए देखते हैं मूल संविधान में अनुच्छेद 13 के बारे में क्या दे रखा है। तो अनुच्छेद 13(1) में दे रखा है साहब कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पूर्व में बनी हो, संविधान के लागू होने के पूर्व की कोई भी विधि हो, और वो क्या कर रही हो, मूल अधिकारों का क्या कर रही हो, हनन कर रही हो, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दी जाएगी, या उसका उस हद तक अल्पीकरण कर दिया जाएगा। संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि, संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का क्या करे, मूल अधिकारों का हनन करे, अल्पीकरण करे, ठीक है, तो वह विधि उस स्तर तक शून्य कर दी जाएगी। समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी नियम बना, ठीक है, उस नियम के 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इसमें से जो बी वाला पॉइंट है, ठीक है, यह मूल अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, और बाकी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करते, यानी मतलब ए सी डी मूल अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। तो ए सी डी तो बने रहेंगे, और बी जो क्लॉज है इसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बाकी का पूरा नियम बना रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यह कह रहा है संविधान लागू होने से पूर्व की कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का क्या करे, हनन करे या अल्पीकरण करे, तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, उस स्तर तक शून्य कर दी जाएगी। ठीक है, यह तो हो गया अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 में क्या है। तो हम अनुच्छेद 13 के 2 की यदि हम बात करते हैं तो यह राज्य को क्या दे रहा है, यह राज्य को सलाह दे रहा है। राज्य की परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 में कल बहुत अच्छे से चर्चा की है, उसमें बताया राज्य क्या क्या। तो यहाँ पे अनुच्छेद 13(2) में राज्य के लिए गाइडेंस दी गई है। क्या क्या गाइडेंस दी गई है, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का क्या करे, हनन करे या अल्पीकरण करे। राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में
इस भाग में मतलब भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को क्या करें, कम करें। राज्य को साहब सलाह दे दी कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, कैसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा कि इस भाग में, कौन से भाग में, भाग 3 में, यानी मतलब मूल अधिकारों के क्या करे, जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको कम करे। ठीक है, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को क्या करे, कम करे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उस स्तर तक उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा, अन्यथा उस स्तर तक वह विधि शून्य होगी। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात है। ये तो हो गए अनुच्छेद 13(1), हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। संविधान लागू होने से पहले की बात हो गई कि संविधान लागू होने से पहले यदि कोई विधि बन चुकी है और जो मूल अधिकारों का हनन करती है, तो 13(1) काम करेगा कि मूल अधिकारों का जितना कोई भी विधि हनन कर रही है वो विधि ही क्या है, समाप्त मान ली जाएगी उतनी हद तक। और 13(2) में राज्य के लिए गाइडेंस दे दी, राज्य के लिए सलाह दे दी, राज्य के लिए बाध्यता कर दी कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो क्या करे, मूल अधिकारों का हनन करे, या जो इस भाग में 3 में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका हनन करे। तो यदि ऐसा करता है तो उस हद तक वो विधि को क्या कर दिया, शून्य कर दिया जाएगा। अब ऐसी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, एक सिद्धांत है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अपने 3 पार्ट चलते हैं शक्ति संतुलन के आधार पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस भी करते हैं। यदि विधायिका ने ऐसा कोई भी कानून बना दिया तो न्यायपालिका क्या करेगी, उस कानून को रद्द कर देगी। किस हद तक? जिस हद तक वो कानून क्या लग रहा है, असंगत लगता है, यानी मूल अधिकारों का उस हद तक क्या होता है, हनन होता है। ऐसे ही यदि कार्यपालिका ने कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया है जो क्या करता है, मूल अधिकारों का हनन करता है, तो भी क्या कर सकती है, न्यायपालिका रद्द करती है। ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, शक्ति संतुलन करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को ही हम शक्ति का पृथक्करण भी कहते हैं कि यहाँ पे क्या शक्तियों का बंटवारा हुआ है कि विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम है कार्य करना, और न्यायपालिका का काम है कि उनको देखना कि सही और संगत तरीके से चीजें राज्य में या देश में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई साहब कि विधायिका ने यदि कोई कानून बनाया, राज्य का मतलब तो यहाँ विधायिका है, राज्य ने ऐसा कोई भी कानून बनाया, लेकिन यह राज्य में हमने कल देखा कि उसमें कार्यपालिका भी शामिल है, कि राज्य ने यदि ऐसा कोई भी कानून बनाया या कोई भी ऐसी विधि बनाई जो क्या करे, भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को क्या करे, कम करे या शून्य करे, तो उस हद तक वो विधि क्या होगी, शून्य मानी जाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 में साहब 2 पॉइंट हैं। अनुच्छेद 3 में 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले तो इसमें ए में बताया गया है कि विधि क्या है, ठीक है, और बी में ऐसा प्रदत्त विधि। विधि के अंतर्गत तो ऐसे समझिए, विधि द्वारा प्राप्त कोई भी शक्ति, विधि द्वारा प्राप्त शक्ति जो या कानून जो क्या हो, अध्यादेश हो, नियम, विनियम, ठीक है, आदेश, रूढ़ी, प्रथा आदि, कोई भी ऐसी चीज हो जो विधि द्वारा प्राप्त शक्ति की तरह कार्य कर रही हो, विधि के द्वारा प्राप्त शक्ति की तरह कार्य कर रही हो, भले वो आदेश हो, नियम हो, विनियम हो, आदेश हो, रूढ़ी या प्रथा की तरह कार्य कर। देखिए यहां हमने देखा भी था शक्ति संतुलन में कि कार्यपालिका भी, जैसे कि हम बात करें अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो और बाकी का विधि बनाने की पूरी प्रोसेस है ही।
तो ऐसी कोई भी विधि या कोई भी अध्यादेश या कोई भी नियम विनियम आदेश रूढ़ी या प्रथा, कोई भी ऐसी नियम हो या कानून हो, वो सब विधि के तौर पर मानी जाएंगी जो विधि के द्वारा शक्ति, विधि की तरह कार्य कर रही हो या विधि द्वारा उसे शक्ति प्राप्त हो। अब आदेश को तो विधि द्वारा शक्ति प्राप्त है, या कार्यपालिका ने कोई भी आदेश लाया, तो ऐसा कोई भी आदेश नियम विनियम उस हद तक क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसमें विधि के बारे में बताया गया और प्रदत्त विधि में बताया गया। जैसे विधानमंडल हो गया, विधानमंडल या अन्य कोई प्राधिकारी, विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी, विधानमंडल या प्राधिकारी। कल हमने प्राधिकारी के भी बारे में देखा कि प्राधिकारी मतलब जिसे विधि द्वारा शक्ति प्रदान हो, किसकी, नियम बनाने की शक्ति प्रदान हो। विधानमंडल या प्राधिकारी द्वारा कोई भी विधि बनाई गई हो, वो भी क्या मानी जाएगी, उस हद तक शून्य मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं साहब। इसका फोर्थ पॉइंट मूल संविधान में नहीं है, बाद में जोड़ा गया है। और बाद में क्या जोड़ा गया साहब, बाद में जोड़ा गया 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे जुडिशल रिव्यू, इसमें बात की गई है अनुच्छेद 13(2) में राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को कम करे, अन्यथा उस स्तर को कम करे। तो हमने 3 पार्ट दिखाए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या कर देती थी, उसकी जांच कर देती थी साहब। ठीक है, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 कहता है कि 13(2) के द्वारा बनाया गया, 13(2) में जो भी आएगा, और वो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके यदि संविधान संशोधन किया गया, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन विधि नहीं है। इसमें कह दिया कि अनुच्छेद 13(2) जो जुडिशल रिव्यू की बात करता है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा यदि मौलिक अधिकारों में क्या किया गया है, कोई भी संविधान संशोधन किया गया है, तो वो क्या नहीं है, विधि नहीं है, उसका 13(2) में जुडिशल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब हम इस 13(2) पे एक बार फिर से लौटते हैं और अनुच्छेद 13(4) को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाद में क्यों जोड़ा और क्या है इसका बैकग्राउंड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए ना हमें थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी केस स्टडी चलती है। ठीक है, एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद का साहब, शंकरी प्रसाद बनाम पंजाब राज्य 1951। शंकरी प्रसाद बनाम पंजाब राज्य 1951 में क्या था, इसमें यह था कि यदि संविधान संशोधन के द्वारा यानी अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके कोई भी विधि बनाई गई है, तो वह विधि है कि नहीं है। तो इसमें कहा गया कि शंकरी प्रसाद बनाम पंजाब राज्य 1951 368 में जब कहा गया कि यदि 368 का प्रयोग करके यानी संविधान संशोधन का प्रयोग करके कोई भी विधि बनाई गई है, तो वो क्या नहीं मानी जाएगी, विधि नहीं मानी जाएगी। और यदि विधि ही नहीं मानी जाएगी तो उसका अनुच्छेद 13(2) के अनुसार क्या नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ऐसे समझ के देखिए, हमने 3 पार्ट देखे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यदि कुछ करती है
यानी मतलब क्या, नियम बनाती है, विधि बनाती है, और वो विधि के अंतर्गत ही नहीं है, तो उसका क्या नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। यदि वह विधि है और वह मूल अधिकारों को क्या करती है, असंगत करती है, कम करती है, तो उसका क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा। और यदि उसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है और वो मूल अधिकारों का क्या करती है, कम करती है, हनन करती है, अल्पीकरण करती है, तो वो विधि क्या मानी जाएगी, रद्द या शून्य मानी जाएगी, उस हद तक जिस हद तक वो क्या करती है, मूल अधिकारों का हनन करती है। तो शंकरी प्रसाद बनाम पंजाब राज्य 1951 केस आता है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है वह विधि नहीं मानी जाएगी, और उसका 13(2) के अनुसार क्या नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसके बाद एक केस और आता है, वो है गोलकनाथ बनाम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ है ये, और भारत संघ, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में यह केस आता है साहब। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि अनुच्छेद 13(2) के अनुसार कोई भी अनुच्छेद 368 के अनुसार कोई भी संविधान संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के अनुसार किया गया संविधान संशोधन क्या नहीं माना जाएगा, उसका संविधान संशोधन विधि होगा और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, अब यहां बात आ गई, यहां तो कह दिया कि विधि नहीं मानी जाएगी, और यहां कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान संशोधन किया है तो इसे विधि के दायरे में लेना चाहिए। अब 1967 के बाद ऐसी स्थिति आती है, तब होता है, तब क्या होता है, 24वां संविधान संशोधन साहब। तब विधायिका को लगा कि नहीं, हम में तो क्या हो रहा है, मतभेद उत्पन्न हो रहा है, और तीनों अंगों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, खींचातानी या मतभेद नहीं होना चाहिए, इनके लिए शक्तियों का क्या प्रॉपर विभाजन है, और तीनों जब अपने प्रॉपर काम करती हैं तभी लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है, और इसीलिए हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत भी है। 24वां संविधान संशोधन किया जाता है साहब 1971 में, और इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा, अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं। यह भूमिका रही थी 24वां संविधान संशोधन जुड़ने के पीछे। इसके तुरंत बाद एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम है केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद आता है 1971 में, केशवानंद भारती। ठीक है, यह भी 1971 का विवाद है। इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन विधि नहीं है, उसका क्या नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कंडीशन भी लगा दी कि विधायिका संविधान संशोधन का बहाना लेके या संविधान संशोधन के नाम पे क्या नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इसमें कह दिया मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं, और 368 यानी संविधान संशोधन विधि नहीं। ठीक है, तो केस स्टडी के माध्यम से भी हमने समझा कि अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 4 था उसके जुड़ने के पीछे की वजह क्या थी। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4, उसमें यह था कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है तो वह विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, और इसकी जरूरत थी अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के लिए। उसमें यह था कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो क्या करे, इस भाग में प्रदत्त मूल अधिकारों को क्या करे, कम करे, हनन करे या अल्पीकरण करे, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उस हद तक उस विधि को
कम कर दिया जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 13(4) में ये 24वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया। और इसके पीछे जो केस स्टडी थी हमने वो भी देखी कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का जो केस था, उसमें कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 विधि नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा कि संविधान संशोधन विधि है। फिर 24वां संविधान संशोधन करती है संसद और कहती है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया जो संविधान संशोधन है वह विधि नहीं है और न्यायपालिका उसका क्या नहीं कर सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। इसके बाद केशवानंद भारती विवाद आता है 1971 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद जो है वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है और अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया जो संविधान संशोधन है वो क्या नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।